बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द ग्रामर ऑफ साइंस। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 केमिस्ट्री बुक के 36 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि हमारे अपकमिंग केमिस्ट्री एग्जाम्स के लिए बड़े ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये एमसीक्यूज आपके मॉडल पेपर, आपकी बुक और कुछ पास्ट पेपर में से मैंने इन एमसीक्यूज को पिक किया है और ये मुझे लगा है कि ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। अगर आप इनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं और बहुत अच्छे से इनको समझ लेते हैं तो इंशाल्लाह आपका जो ऑब्जेक्टिव सेशन है एग्जाम का वो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं कि वो कौन से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जिनको हमने फाइनल एग्जाम से पहले लाजमी गो थ्रू करना है और लाजमी देखने हैं। तो चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। Here we have MCQ number 1, which is the solubility of some substance does not change with the change in temperature. कौन सा ऐसा सब्सटेंस है कि जिसकी सोलिबिलिटी चेंज नहीं होती टेम्परेचर के चेंज करने से? ऑप्शन ए हमारे पास है पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑप्शन बी इज अमोनियम क्लोराइड। अगर पोटेशियम क्लोराइड की बात करें तो ये एक ऐसा सब्सटेंस है कि जिसकी सोलिबिलिटी इंक्रीज होती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी आप टेम्परेचर ज्यादा करेंगे तो ये ज्यादा डिसॉल्व होगा। इस तरह अमोनियम क्लोराइड भी ऐसा है कि जब आप टेम्परेचर ज्यादा करेंगे तो ज्यादा डिसॉल्व होगा। इसमें जो ऑप्शन सी है NaCl सोडियम क्लोराइड, ये जो NaCl है ये टेम्परेचर के ज्यादा करने या कम करने से इसकी सोलिबिलिटी चेंज नहीं होती। तो राइट आंसर हमारे पास आता है ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 2 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट आइसोटोप्स। इनमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो आइसोटोप्स के बारे में ठीक नहीं है? अच्छा देखें, पहली स्टेटमेंट क्या है कि दे हैव द सेम एटॉमिक नंबर। अब ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। जितने भी आइसोटोप्स हैं उन तमाम के एटॉमिक नंबर क्या होते हैं? सेम होते हैं। दे हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये वही बात है, एटॉमिक नंबर सेम है तो डेफिनेटली उनके प्रोटॉन नंबर भी सेम होंगे। दे हैव द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, ये बात भी ठीक है कि आइसोटोप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। और लास्ट में हमारे पास है कि दे हैव द सेम फिजिकल प्रॉपर्टी, तो ये बात इनकरेक्ट है, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। आइसोटोप्स जो है उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, सेम नहीं होती। तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या है? ऑप्शन डी। MCQ नंबर 3 इज विच ट्रेंड इज करेक्ट फॉर आयनाइजेशन एनर्जी। कौन सा ट्रेंड जो है वो आयनाइजेशन एनर्जी के लिए करेक्ट है अक्रॉस अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट? जब आप पीरियड में मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट तो याद रहे कि टॉप से बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज करती है और पीरियड के अंदर लेफ्ट से राइट आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज करती है। तो इसमें इंक्रीज वाला जो ऑप्शन है वो है हमारे पास ऑप्शन सी, इंक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड। आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज करती है अक्रॉस द पीरियड, जो कि राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए एमसीक्यू नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली अरेंज एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक साइज। अब आपने इनको अरेंज करके इस तरह से लिखना है कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे जाएं ऑफ एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज के लिहाज से ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे जाएं। तो पहले एटॉमिक साइज देखें और इसको समझ लें कि एटॉमिक साइज हमारे पास टॉप से बॉटम इंक्रीज करता है और लेफ्ट से राइट डिक्रीज करता है। अब देखें कि अब आपने इंक्रीजिंग वे में लिखना है, तो जब आपको इंक्रीजिंग वे में कहा जाएगा तो जिसका साइज सबसे छोटा होगा उसको पहले लिखेंगे। अब ये देखें कि ये हमारे पास सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन, ये एक पीरियड के एलिमेंट हैं सिलिकॉन तक, यहाँ तक। तो इनमें सबसे छोटा साइज किसका है? सिलिकॉन का है, तो ये पहले लिखा जाएगा। इससे बड़ा किसका है? एल्यूमिनियम का, वो ये लिखा जाएगा। उसके बाद मैग्नीशियम की बारी आएगी और देन फिर सोडियम की बारी आएगी, क्योंकि इंक्रीजिंग वे में जब भी कहा जाएगा तो सबसे छोटा साइज जिसका होगा उसको हम पहले लिखेंगे। तो ये जो राइट आंसर हमारे पास बनता है वो बनता है ऑप्शन बी का। नेक्स्ट मूव करेंगे। Next we have MCQ number 5, which is all the element of group 2 are less reactive than alkali metal। यानी फर्स्ट ए जो ग्रुप होता है उसको अल्कली मेटल्स कहते हैं और जो सेकंड ए ग्रुप है उसको हम कहते हैं अल्कलाइन मेटल। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि सेकंड ग्रुप के जो एलिमेंट हैं वो लेस रिएक्टिव क्यों हैं? तो इसका आंसर ये है कि इसका रीजन क्या है कि हायर आयनाइजेशन एनर्जी है, रिलेटिव ग्रेटर एटॉमिक साइज है, सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये डिक्रीज न्यूक्लियर चार्ज की वजह से है। तो जब आप पीरियड के अंदर मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट, यानी फर्स्ट ग्रुप से सेकंड ग्रुप की तरफ मूव करेंगे तो दैट मीन आप पीरियड में मूव कर रहे हैं। तो जब पीरियड में मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। अच्छा, तो इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा वो ये बनेगा कि आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू हाई हो जाती है, यानी सेकंड ए ग्रुप की आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू हाई है, इस वजह से वो लेस रिएक्टिव हैं एज कंपेयर टू अल्कली मेटल्स। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए।
नेक्स्ट देखिए एमसीक्यू नंबर 6, ट्रांजिशन एलिमेंट आर प्लेस्ड इन विच ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ट्रांजिशन मेटल कौन से ब्लॉक में प्रेजेंट किए जा रहे हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर? तो राइट आंसर है जी ये ऑप्शन डी, विच इज डी ब्लॉक। MCQ number 7 is which of the following correctly explain why transition elements show variable oxidation state। variable oxidation states होती हैं transition elements की, तो ऐसा क्यों है? दे हैव कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल, तो ये बात गलत है। उनके जो डी ऑर्बिटल हैं वो हाफ फिल्ड होते हैं, कंप्लीटली फिल्ड ही नहीं होते। दे हैव वेरी लार्ज एटॉमिक साइजेस। ट्रांजिशन एलिमेंट का एटॉमिक साइज लार्ज नहीं होता बल्कि स्मॉल एटॉमिक साइज होता है। ऑप्शन सी है कि बॉन्डिंग ऑफ डी सब शेल विद एस सब शेल। तो रीजन ये है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होने का रीजन जो ये है कि डी सब शेल और एस सब शेल आपस में बॉन्डिंग कर लेते हैं, इसकी वजह से उनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं। एमसीक्यू नंबर, तो राइट आंसर हमारे पास बनेगा ऑप्शन सी। एमसीक्यू नंबर 8 है कि विच ट्रांजिशन एलिमेंट इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट इन द हैबर प्रोसेस फॉर मेकिंग अमोनिया। अमोनिया की बनाने के लिए कौन सा ट्रांजिशन एलिमेंट यूज होता है? तो राइट आंसर है जी ऑप्शन सी, विच इज आयरन। आयरन को हम यूज करते हैं हैबर प्रोसेस के अंदर एज अ कैटलिस्ट के तौर पर। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 9 इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोनोवेलेंट एलिमेंट्स। इनमें से कौन सा ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि मोनोवेलेंट है? मोनो मीन सिंगल एंड वैलेंट मीन आखिरी शेल, यानी वैलेंस जो शेल होता है। तो कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन हो? अल्कली मेटल, अल्कलाइन मेटल, नोबल गैसेस या फिर सारों में? तो इसका राइट आंसर है जी अल्कली मेटल्स, जो कि फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 10 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कंटेन एन आयोनिक बॉन्ड। इनमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो आयोनिक बॉन्ड रखता है? अब देखें, अब हमें कैसे पता चलेगा? तो ये याद रहे कि आयोनिक बॉन्ड उन एलिमेंट्स के दरमियान बनता है जो कि मेटल और नॉन मेटल हों। अगर दोनों एलिमेंट नॉन मेटल हैं तो फिर कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, एक मेटल है और एक नॉन मेटल है फिर आयोनिक बॉन्ड बनेगा। अब देखें यहाँ हाइड्रोजन जो है ये नॉन मेटल है और क्लोरीन भी नॉन मेटल है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये मेटल हैं या नहीं नॉन मेटल हैं? तो इसके लिए आपने इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करनी है। अगर कोई एलिमेंट फर्स्ट ग्रुप में, सेकंड ग्रुप में या फिर थर्ड ग्रुप तक एग्जिस्ट करता है तो वो मेटल होगा, और इसके अलावा जो एलिमेंट होंगे वो नॉन मेटल होंगे। अब आपको पता है कि क्लोरीन जो है वो 7th ए से बिलोंग करता है, तो ये नॉन मेटल है। अच्छा, हाइड्रोजन फर्स्ट से बिलोंग करता है लेकिन ये मेटल की कैटेगरी में नहीं आता। तो आपने हाइड्रोजन के अलावा फर्स्ट ए के जितने भी मेंबर हैं वो सारे के सारे मेटल हैं। तो हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, क्लोरीन भी नॉन मेटल है, तो ये कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। अगेन हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, ऑक्सीजन हमारे पास 6A ग्रुप में आता है, ये भी नॉन मेटल है, तो ये दोनों के दोनों नॉन मेटल है, इस वजह से ये कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। अब सोडियम मेटल है क्योंकि फर्स्ट ए में आता है, और क्लोरीन जो है वो 7th ए में आता है, तो ये मेटल है सोडियम, और क्लोरीन नॉन मेटल है, इस वजह से ये क्या बनाएंगे? ये हमारे पास बनाएंगे आयोनिक बॉन्ड बनाएंगे। तो राइट आंसर क्या बनता है? ऑप्शन सी बनता है। नेक्स्ट मूव करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयोनिक कंपाउंड। इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी है जो कि आयोनिक कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स है? पहली प्रॉपर्टी ये है कि लो मेल्टिंग पॉइंट। आयोनिक कंपाउंड्स का हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, लो नहीं होता, तो ये बात ठीक नहीं है। पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, हाँ ये बात ठीक है कि जो इलेक्ट्रिसिटी जो है ये सॉलिड स्टेट में कंडक्ट नहीं करते। जैसे NaCl सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता अनटिल और अनलेस कि ये मोल्टन फॉर्म में हो। तो सॉलिड स्टेट में ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, ये प्रॉपर्टी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट देखें कि एमसीक्यू नंबर 12 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज। इनमें से कौन सी ऐसी फोर्स है जो स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज है? लंडन डिस्पर्जन आपकी नहीं है, लेकिन वंडरवाल फोर्सेस भी आपकी नहीं है। डायपोल डायपोल इंटरेक्शन और हाइड्रोजन बॉन्डिंग में अगर आप कंपैरिजन करें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ये स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। MCQ number 13 is why does water have an unusual high boiling point compared to other molecule of a similar size? तो वाटर का हाई बॉइलिंग पॉइंट क्यों है? इसकी रीजन ये है कि वाटर मॉलिक्यूल में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, क्योंकि ये स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है और स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, इस वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट या बहुत ज़्यादा हाई होता है वाटर का। तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन बी।
MCQ नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल एग्जिबिट डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, इनमें से कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होगी? तो याद रहे कि H2 यानी हाइड्रोजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है एंड ऑक्सीजन गैस है। ये जितने भी तीनों मॉलिक्यूल्स हैं ये हमारे पास नॉन पोलर की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि सिमिलर एटम्स के दरमियान बॉन्ड बन रहा है, इसको हम बोलते हैं नॉन पोलर। तो डायपोल डायपोल जो है वो पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान एग्जिस्ट करती है, यानी जब डिफरेंट एटम्स होंगे, जैसे HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, HCl है, तो ये इसके दरमियान जो है वो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि यहाँ डिफरेंट एटम्स हैं और ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है इनके दरमियान। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट मूव करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 15 है कि इन द फॉर्मेशन ऑफ AlF3 एल्यूमिनियम एटम लूजेस। अब देखें एल्यूमिनियम कितने एटम लूज करेगा इसमें, तो डेफिनेटली 3F एटम है, तो एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज करेगा, तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए MCQ नंबर 16, विच टर्म इज द सेम फॉर 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड 1 मोल ऑफ वाटर। कौन सी टर्म सेम होगी 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन और 1 मोल ऑफ वाटर के लिए? तो डेफिनेटली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं, क्योंकि ऑक्सीजन बेसिकली ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो हमने यहाँ ये कहना है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नॉट नंबर ऑफ एटम। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इन मोस्ट कंपाउंड। ज्यादातर कंपाउंड में हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? तो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है। सम केसेस में ये -1 भी होती है, और -1 ये होती है कि जब ये मेटल के साथ हाइड्रोजन रहता है तब ये -1 हो जाती है। जैसे NaH सोडियम हाइड्रेट है, तो इसमें जो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो -1 होगी, यानी जब मेटल एटम के साथ हाइड्रोजन आएगा फिर ये -1 हो जाएगी, लेकिन नॉन मेटल एटम्स के साथ ये क्या होती है? +1 होती है। ये आपने याद रखना है। अच्छा जी, नेक्स्ट मूव करते हैं। फ्रीजिंग ऑफ वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ। अब फ्रीजिंग ऑफ वाटर में क्या होता है कि हीट निकलती है वाटर में से, तभी वाटर जो है वो फ्रीज हो जाता है। तो हीट अगर निकल कर एनवायरमेंट को मिल रही है तो इसको बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट मूव करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है 19, इफेक्टिव कोलिजन डिपेंड्स ऑन। इफेक्टिव कोलिजन किस पर डिपेंड करती है? एनर्जी ऑफ कोलाइडिंग पार्टिकल्स, ये जो दो पार्टिकल्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं उनकी एनर्जी पर, ओरिएंटेशन ऑफ कोलाइडिंग पार्टिकल्स, तो इन दोनों पर डिपेंड करती है। तो राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन सी, विच इज बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट देखें, इफ द इंथाल्पी चेंज, इसको पढ़ते हैं, या डेल एच विच वैल्यू इज नेगेटिव देन द रिएक्शन विल बी। अगर ये वैल्यू नेगेटिव है डेल एच की, तो इसका क्या मतलब है? एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो याद रहे कि नेगेटिव होती है ये एक्सोथर्मिक के लिए, और एंडोथर्मिक के लिए ये वैल्यू पॉजिटिव होती है। नेक्स्ट हमारे पास है कि इन आ होमोलॉगस सीरीज 2 एडजेसेंट कंपाउंड डिफर बाय। 2 एडजेसेंट जो कंपाउंड हैं वो डिफर करते हैं CH2 ग्रुप से। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन ए। नेक्स्ट MCQ नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अल्डिहाइड। इनमें से कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जो अल्डिहाइड है? अब ये कौन सा है? ये हमारे पास इस तरफ भी अल्काइल है, इस तरफ भी अल्काइल है, सेंटर में ऑक्सीजन है, तो ये फॉर्मेशन है ईथर की। अब ये देखें, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, COOH लगा हुआ है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, अल्कोहल नहीं कहना है इसको आपने। अब देखें ये कार्बोनाइल ग्रुप है और इसके साथ हाइड्रोजन है, तो मेरे ख्याल में, मेरा ख्याल क्या है, बल्कि आई एम श्योर कि जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। और ये क्या है? ये अल्कोहल है, OH ग्रुप लगा हुआ है, लेकिन ये अल्डिहाइड की फॉर्मेशन है, विच इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट मूव करेंगे। MCQ नंबर 23 इज इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री द टर्म डिहाइड्रोहालोजिनेशन मीन। डी का मतलब क्या होता है? डी का मतलब रिमूवल होता है। हाइड्रोजन से वर्ड निकला है, और हालोजिनेशन का मतलब क्या है? हाइलोजेंस, यानी इसमें हाइड्रोजन और हालोजेंस दोनों रिमूव होंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा डिहाइड्रोहालोजिनेशन। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी है। नेक्स्ट देखिए, आइडेंटिफाई द मोनोसैकराइड्स। मोनो मतलब सिंगल एंड सैकराइड्स मीन यूनिट। सिंगल यूनिट किस में है? फ्रॉम द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट्स, सक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज या फिर ग्लूकोज। तो याद रहे कि ग्लूकोज और जो फ्रुक्टोज होता है ये हमारे पास सिंगल यूनिट होता है शुगर का, तो इसको हम मोनोसैकराइड्स कहते हैं। नेक्स्ट मूव करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 25 है, आयोपेक नेम ऑफ C6H14 इज। अब C6 किसे कहते हैं? हेक्स को कहते हैं। C5 होगा तो पेंट, आपको ये प्रीफिक्स आने चाहिए। C4 हो तो ब्यूट कहेंगे। अच्छा, तो अब अगर हाइड्रोजन के एटम कार्बन के 2 टाइम हो तो वो अल्कीन की कैटेगरी में होता है, और 2 टाइम से ज्यादा हो तो फिर अल्केन हो जाता है, और 2 टाइम से लेस हो तो फिर अल्काइन हो जाता है। तो
तो यहाँ देखें कि H12 से 2 ज़्यादा हो गए हैं, 14 हो गए हैं, तो ये अल्केन है। तो हेक्सेन जो है ये इसका नेम होगा, विच इज़ ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अल्कोहल, इनमें से कौन सा ऐसा अल्कोहल है। तो डेफिनेटली आप खुद बता सकेंगे कि ये जो हमारे पास ऑप्शन बी है ये अल्कोहल है, क्योंकि OH ग्रुप जो है वो अल्कोहल की रिप्रेजेंटेशन है, OH है। लेकिन ये कौन सा है, ये आप बता सकते हैं कि ऑप्शन ए जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखें कि ये कार्बोनाइल ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O, और दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप है, तो ये कीटोन की फॉर्मेशन है। अब इसी तरीके से, लेकिन इसका नेम आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि इसका नेम क्या है। इसी तरह से ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, और ये क्या है, ईथर है, क्योंकि दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप है और सेंटर में क्या है, ऑक्सीजन है। नेक्स्ट मूव करेंगे। Here we have MCQ number 27 which is incomplete combustion of methane gives। अच्छा, अगर कंप्लीट कंबस्टन हो मीथेन की यानी CH4 की तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, लेकिन अगर इनकम्प्लीट कंबस्टन हो तो कार्बन मोनोऑक्साइड मिलती है और कार्बन मिलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मिलती है विच इज मोर पॉइजनस देन कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में क्या मिलता है, कार्ब मिलता है। तो राइट आंसर हमारे पास क्या बनेगा, बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट देखें एमसीक्यू नंबर 28, रिडक्शन ऑफ क्लोरोमीथेन गिव्स। अब क्लोरोमीथेन की रिडक्शन करनी है। रिडक्शन का क्या मतलब है, रिडक्शन हम पढ़कर आए हैं डिफरेंट टर्म्स में। एक अगर हाइड्रोजन के लिहाज से देखें कि अगर हाइड्रोजन इसमें ऐड कर दें क्लोरोमीथेन में, तो ये इसकी बेसिकली रिडक्शन है। तो अगर आप हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो इसमें आपको क्या मिलेगा, इसमें आपको मिलने वाला है मीथेन मिलने वाला है। कैसे मिलने वाला है, यहाँ देखें, ये हमारे पास क्लोरोमीथेन है, यानी यहाँ क्लोरीन लगा हुआ है अल्काइल ग्रुप के साथ, तो इसको क्लोरोमीथेन कहते हैं। अब यहाँ हमने हाइड्रोजन ऐड करना है, तो एक हाइड्रोजन Cl के साथ मिलकर HCl बन जाएगा और एक हाइड्रोजन इसके साथ मिलकर CH4 बन जाएगा। तो इसमें मीथेन गैस बन रही है, साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन रहा है। तो अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता तो हम उसको भी लगाते, लेकिन यहाँ जस्ट जो है वो मीथेन का ऑप्शन है, तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या बनता है, ऑप्शन सी बनता है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 29 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिडिक रेन। इनमें से कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो एसिडिक रेन की वजह बनता है। SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दोनों जो हैं वो स्मॉल अमाउंट में, क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जब हम फॉसिल फ्यूल्स को जलाते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से नाइट्रिक एसिड बन जाता है, और जब बारिश होती है तो उसके साथ ये जो है वो ज़मीन पर पानी आता है तो उसके अंदर ये एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, तो इस वजह से एसिडिक रेन काज होती है। तो बहुत ऑप्शन है हमारे पास A एंड B, तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्रॉन्स्टेड ल्योरी बेस बट नॉट एन आर्हेनियस बेस। अब इनमें से कौन सा ऐसा है जो ब्रॉन्स्टेड ल्योरी के अकॉर्डिंग तो बेस है, लेकिन आर्हेनियस के अकॉर्डिंग बेस नहीं है। अब देखें कि आर्हेनियस के अकॉर्डिंग ये बेस है। क्यों बेस है भाई, आर्हेनियस ने OH ग्रुप अगर कहा था कि अगर OH हाइड्रोक्सिल आयन कोई सब्सटेंस हमें दे रहा है तो वो बेस है। इसके अंदर OH ग्रुप आ रहा है, इसके अंदर भी OH ग्रुप आ रहा है, ये भी हाइड्रोक्सिल आयन प्रोवाइड करेगा, तो आर्हेनियस के अकॉर्डिंग ये बेस होगा। इसके अंदर भी OH आ रहा है तो ये भी हाइड्रोक्सिल आयन प्रोवाइड करेगा, ये भी आर्हेनियस के अकॉर्डिंग बेस होगा। लेकिन इसके अंदर OH ग्रुप ही नहीं आ रहा, तो आर्हेनियस के अकॉर्डिंग ये बेस नहीं है, लेकिन ब्रॉन्स्टेड ल्योरी के अकॉर्डिंग ये बेस है। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी, विच इज अमोनिया। नेक्स्ट मूव करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास देखें कि व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अब ये आपके मॉडल पेपर से एमसीक्यू उठाया गया है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का प्राइमरी फोकस क्या है। इसका प्राइमरी फोकस है कि स्टडी ऑफ कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल एंड देयर रिएक्शन। तो राइट आंसर है जी ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखें, सजेस्ट द करेक्ट रिएजेंट इन द रिडक्शन ऑफ अल्काइल हाइलाइड। अल्काइल हाइलाइड की रिडक्शन में कौन सा रिएजेंट हम यूज करते हैं, तो जिंक प्लस HCl है जो है ये हम यूज करते हैं। नेक्स्ट मूव करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 33 है कि आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इन द गिवन रिएक्शन इज ऑक्सीडाइज्ड। इनमें से कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो कि ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। तो ऑक्सीडाइज किसे कहते हैं, ऑक्सीडाइज उसे कहते हैं कि अगर ऑक्सीजन ऐड हो जाए, हाइड्रोजन रिमूव हो जाए, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो इसको भी हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो देखिए, अब यहाँ हम जस्ट देखेंगे कि H2S, अब इसमें से हाइड्रोजन निकल रहा है, इस S में से हाइड्रोजन निकल रहा है, तो हाइड्रोजन का निकलने को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो राइट आंसर क्या है, S, यानी सल्फर जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। MCQ number 34 is what is the usual effect of an exothermic reaction on the temperature of the surrounding।
यानी एक्सोथर्मिक का सराउंडिंग के टेम्परेचर पर क्या इफेक्ट होता है। टेम्परेचर डिक्रीज होता है सराउंडिंग का, तो ऐसा नहीं है। टेम्परेचर रिमेन सेम रहता है, तो ऐसा भी नहीं है। टेम्परेचर इंक्रीजेज, तो ये डेफिनेटली क्योंकि हीट निकलती है आउटसाइड जाती है तो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है सराउंडिंग का, तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट मूव करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 35 है कि विच कंपाउंड इज मोस्ट लाइकली टू डैमेज मार्बल बिल्डिंग ड्यू टू रिएक्शन विद एसिडिक रेन। अब कौन सा ऐसा कंपाउंड है कि जो कि ज़्यादा बिल्डिंग वगैरह को डैमेज करेगा जब ये एसिडिक रेन के साथ रिएक्शन करेगा। तो देखें कि कैल्शियम सल्फेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है, तो राइट आंसर हमारे पास है जी कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम के जो कार्बोनेट है जब ये एसिडिक रेन के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये ज़्यादा बिल्डिंग वगैरह को डैमेज हो जाएगी इससे। MCQ नंबर 36, विच स्टेटमेंट अबाउट सोलिबिलिटी इज इनकरेक्ट। कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है सोलिबिलिटी के बारे में जो कि इनकरेक्ट है। इट रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ सोल्यूट टू डिसॉल्व इन सॉल्वेंट, तो ये बिल्कुल ठीक बात है। इट इज मेजर्ड इन ग्राम पर लीटर ऑफ द सॉल्वेंट, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। इट इज इफेक्टेड बाय द टेम्परेचर प्रेशर, तो ये बात भी ठीक है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, तो ये बात जो है वो गलत है कि ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती, सोलिबिलिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। तो राइट आंसर क्या बनता है ऑप्शन डी। डियर स्टूडेंट्स, ये वो 36 इंपॉर्टेंट MCQs थे जो कि मैंने आपके मॉडल पेपर, आपके पास्ट पेपर और कुछ मैंने आपकी बुक से उठाए हैं। तो आई होप आप लोगों ने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। तो इनको देखिए, समझिए और इंशाल्लाह अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। तो इंशाल्लाह न्यू वीडियो लेक्चर्स के साथ मिलेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगर किसी चीज़ की कहीं भी समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिए, मैं इंशाल्लाह लाजमी तौर पर इसको एड्रेस करने की कोशिश करूँगा। न्यू वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।